आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी। आज जुमा है, आप गुफ्तगू करेंगे और हम सुनेंगे। नंबर आप में से अक्सर को पहले से मालूम है, मैं दोहराए देता हूँ। 021 तो कराची का कोड है, उसके बाद 3233 0927 28 और 29। कराची से पहले कॉलर है अली हैदर साहब। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। मैं बस एक ऐसे मौजू पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था जो कि आप लोगों से डायरेक्टली रिलेट करता है कि ज़ाहिर है आप लोगों को मैं 5-6 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिप्रेसिंग खबरें ही मेजॉरिटी ऑफ 80% ऑफ द टाइम आप लोग रिपोर्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि हाउ डू यू गाइस फील अबाउट योर मेंटल हेल्थ। आप लोगों के ज़ाहिर इंसान हैं, आसाबी तौर पे कमज़ोर हो जाते होंगे, तो आप लोग इससे कोप अप किस तरह से करते हैं और किस तरह अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं आप कि ज़ाहिर इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ को आपने कवर करना है और इतना ज़्यादा आपने लोगों को अपना अपना अपने प्रोफेशन के साथ भी इंसाफ करना है। तो इस बारे में आप लोग अपनी प्लीज़ बताइएगा किस स्ट्रैटेजी क्या होती है। जिस तरह एसेंशियल सर्विसेज के बाकी लोग अपने आप को इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं, जॉन एलिया का शेर है कि आज का दिन भी ऐसे गुज़रा, सर से पा तक बदन सलामत है। ज़ाहिर है कि जब डॉक्टर्स हैं, जब इमरजेंसी होती है, वाक़यात होते हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी इसी तरह के चैलेंज का सामना होता है। जब किसी इमारत में आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पहुँचते हैं और जो मनाजिर देखते हैं, जब कोई कुदरती आफत आती है या बमबारी होती है तो जो रेस्क्यू करने वाले हैं उन पे जो गुज़रती होगी, हमारा प्रोफेशन भी उसी में से एक है। उनको हम एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, इसको नहीं कहते मेरे ख़्याल में। आजकल जो मीडिया की कवरेज है, खुसूसन फील्ड रिपोर्टिंग, उसे भी एसेंशियल सर्विसेज में शुमार करना चाहिए। रही बात मेंटल हेल्थ की, आपका ऑब्ज़र्वेशन बहुत दुरुस्त है कि हमारी निजी ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होती हैं, दफ्तर की ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होती हैं। कभी बात बेबात उलझने को दिल चाहता है, कभी चुप लग जाती है। वो सारी चीज़ें, वो सारी अलामतें जो एक स्ट्रेस वाले माहौल में मुमकिन हैं, वो हमारे साथ भी होती हैं। रिहैबिलिटेशन की जो सूरत हाल इस पाकिस्तान में है, जितनी सहूलतें हैं वो आपके इल्म में है कि वो आटे में नमक के बराबर भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। तो अपनी काउंसलिंग खुद ही करनी पड़ती है, या फिर दोस्त करते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो वो करते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। सवाल बहुत अच्छा है और ये अक्सर हमसे पूछा नहीं जाता क्योंकि सहाफ़ियों के ऊपर जो सवालिया निशान है और जो जिस तरह की हरकतें सहाफ़ी करते भी हैं तो यूजुअली बुरा भलाई सुनने को मिलता है। तो एक तो मैं आपका सवाल अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके जहन में ये बात आई भी। जैसे वसत ने भी कहा तो ये बिल्कुल उमूमी तौर पे तो ऐसे ही है कि आप जो मौज़ूआत कवर कर रहे हैं वो आपको अफेक्ट भी कर रहे होते हैं, आप उससे डील भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर इंसान की फिर अपनी अपनी एक सकत भी होती है कि वो किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल होते हैं हमारे यहाँ उन इलाक़ों में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं। बलूचिस्तान के सहाफ़ियों से अब जब मिलते हैं, फ़ाटा में लोगों से जब मिलते हैं, तो आपको एहसास होता है, या इस वजह से गज़ा में जो लोग कवरेज कर रहे हैं कि इट टेक्स अ टोल आपके नफ्सियात पे, आपके हालात पे, इट टेक्स अ टोल। बाहर मुल्कों में ये होता है कि आपको एक चॉइस होती है, अगर आप जाना चाहें वॉर जोन में तो आप जाएं, ना जाना चाहें तो ज़बरदस्ती नहीं होती। हमारे यहाँ तो चॉइस नहीं होती अक्सर। और चाहे अभी हम वसत और हम अब फील्ड में अब हम नहीं जाते उतना जितना हम पहले कभी जाते थे, अब हम ज़्यादातर स्टूडियो में बैठे हैं। उसके बावजूद भी जो तजुर्बा रहा है, आंखों देखा हाल है, वो हमेशा हम चाहे हम स्टूडियो में बैठे कवर कर रहे हों वॉर को, अर्थक्वेक को, तो हमारे तजुर्बे जो हैं वो हमारे आंखों के सामने दोबारा आते हैं। वो एक्सपीरियंस जो है उससे दोबारा आपको गुजरना पड़ता है। तो वक्त के साथ साथ ठीक है, आप थोड़ा सा कभी कभी कोशिश करते हैं कि बेहिस भी हो जाएं या ख़ुद को मजबूत भी कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी आते हैं जब जज्बात ज़्यादा हावी हो जाते हैं,
ख़ास करके ये पिछले 10-12 दिन से जो हम कवरेज कर रहे हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं गज़ा की, बारहा यहाँ पे हम बैठे हुए जब पढ़ते हुए भी हमें रुकावट होती है कि मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल, हमें एक होता है, एक डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर अब अपने आप को आप याद दिलाते हैं कि आपका एक बुनियादी यहाँ पे काम है और आपने कोशिश करनी है कि जज्बात को थोड़ा सा एक साइड पे रख के हक़ाइक़ पे बात करें। तो कोशिश अपनी हम करते रहते हैं, अब कितना कामयाब होते हैं नहीं होते वो जो कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, वो तो है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंक्वायरी। रियाज अरशद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल हाल ठीक है, आप बताएं रियाज भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का काम। लाहौर में तैयारियां हो रही हैं, कल बहुत बड़ा जी। मैंने आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैंने ये लाहौर की बात ही करनी है जी। हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ही कल नवाज शरीफ साहब ने जलसा गाह में आना है तो पता कोई नहीं कि इसराइल वाले भी सीज फायर कर दें कि हमने भी जंग बंदी कर दी है। जैसे टीवी में और हर जगह पे यही नजर आ रहा है कि जी वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। तो मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि कहीं यही ना हो कि वो उनके डर से जो जंग चल रही है वो भी बंद हो जाए। और यहाँ पे तो आपको पता ही लाहौर में तो हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान में और कुछ नजर ही नहीं आ रहा जी। वो बल्कि जहाजों को भी लिया गया है जिन्होंने पत्तियां निशावर करनी है। उसके लिए मैं एक फिर शेर भी सुनाना चाहूंगा कि माही आवेगा के खुला नल धरती से जावागी। आपने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर है। तो लाहौर में तो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि उससे भी करनी हो। तो मेरा जाती राय थी मुस्लिम लीग नून को, जितना पैसा उन्होंने इस पे लगाया है, अगर वो रातों रात भी आटे का थोड़ा प्रिंट करके उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के मुफ्त बांट देते तो वो भी एक अच्छा होना था। अच्छा। और कराची से राहिल अशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं अल्लाह कराम जी। आज मैं बात करूंगा ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात की है ना गजा की, वाकई दिल हिलाने वाले मंजर है। 14 दिन हो गए, जो खबर आई है 15 मिनट में एक बच्चा, 24 घंटे में 96 बच्चे। तो मतलब इंसानियत हिल जाती है। मुझे अफसोस होता है कि जी यूएनओ को तो छोड़े, हमारे 58 मुल्क जो है, जो इस्लामिक ओएसी है, उसका इजलास हुआ भी। मैं कल जद्दा में क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ एक बयान जारी कर दिया कि जी ठीक है इजराइल अपना बम्बारमेंट बंद कर दे, हम इमदाद कर देंगे। देखिए फिजिकली जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, 58 मुल्क है ना, 5-5 हज़ार फौज भेज दे, 5-5 तैयारे भेज देना, इजराइल आपके पीछे हट जाएगा। देखिए जिस तरह अमेरिका और वो फ्रांस और बरतानिया उनके पीछे खड़े हैं, तो मुसलमानों को भी उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। एक आपको और चीज बताऊं, वो एक इस्लामिक फौज बनी हुई थी ना, जिसके सरबरा राहिल शरीफ है, तो माशाल्लाह काफी लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं। वो फौज कहाँ है? सुना रोज सुबह सिर्फ रियाद में उसकी परेड होती है, राहिल शरीफ साहब उसकी सलामी लेते हैं, वो पे जाके अपने बैरकों में बैठ जाती है। तो उस फौज के बनाने का क्या मकसद है? देखें, आपको याद होगा पिछले साल एक छोटे बच्चे की वीडियो है जो रुला देने वाली, उसने कहा था कि जी मैं अल्लाह मियाँ के पास जाके शिकायत करूंगा। ये जो 96 बच्चे 24 घंटे में मर रहे हैं, बल्कि मर नहीं शहीद हो रहे हैं, ये अल्लाह के पास जाके शिकायत नहीं करेंगे। हमारे जो सारे के सारे हुक्मरान जो 58 मुल्कों के बैठे हुए हैं, माजरत के साथ सत्तू पी के, कि उनको कोई एहसास नहीं हो रहा कि हॉस्पिटल नहीं बच रहे, माएँ बहनें नहीं बच रही, किसी को नहीं, वो तो मसाती की तरह मारे जा रहा है, सबको मारे जा रहा है। आखिरी एक बात करूंगा, थोड़ी कड़वी बात है जी, मेरा जो है देखें, हमास एक ठीक है तंजीम में सब कुछ है, उसको पता होना चाहिए कि जी मैं इजराइल की पुश पे कौन कौन खड़ा है, मैं इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अगर इजराइल को हिट करूंगा तो वो बदला बेगुनाह शहरियों से लेता है। तो हमास को कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए कि आया वो केपेबल है कि उसकी इस कार्रवाई की वजह से अब तक जो 4000 फलस्तीनी मर चुके हैं और जो बाकी शहीद हो रहे हैं, इमदाद पहुंचती रही है, वहाँ आलम देखें हॉस्पिटल तक नहीं बचे, एक दिन में 500 लोग शहीद हो गए। आखिरी बात करूंगा, देखें जिस तरह अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के सदर गए हैं, ये जो है हमारे रशिया और चाइना, ये क्यों नहीं मुसलमानों की इस तरह सपोर्ट करते, या खाली ये भी जबानी जिद जमा करने वाले हैं दोनों सुपर पावर। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्र। रियाज खान साहब हैं कराची से। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से सर। जी जी। सबसे पहले तो मुझे एक मिनट दीजिएगा कि फ़लस्तीन पे जो भी हो रहा है ये बड़ा ही गलत है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी रहेगी। और मेरी हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो कोई इकदाम उठाएं ताकि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की जा सके। अल्लाह ताला भी उनकी
मदद करे। दूसरा ये है कि आप लोगों के चैनल के तवस्सुल से मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है मरीज हॉल के पास जो काफ़ी मैन हॉल जो एक्सीडेंट हुआ करते थे, जब मैंने कहा तो उसके 1-2 दिन के बाद वहाँ मैन हॉल के ढकने रख दिए गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके चैनल के तवस्सुल से मैं अपने मॉडल कॉलोनी के मसले जो है 1-2 और भी आपके सामने पेश करूंगा कि ताकि हमारे मसले हल हों। हमारे यहाँ जो है वो कोई सरकारी मैटरनिटी होम जो है बड़े ऑपरेशन का नहीं है, तो वो हमारे पास जगह मौजूद है जिसे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, जब हम कैंटोनमेंट में थे तो उसे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल कहते हैं यूसी के साथ। अगर वहाँ पे मैटरनिटी होम ऑपरेशन का इंतजाम हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिना अस्पताल की मैं आज आपको बात बता दूं कि वो जो निचले तबका है, वो जब पेशेंट जाता है वहाँ पे तो वो निचले तबका जो है वो उनको बड़ा मिसगाइड करता है कि अब इको कराने के लिए जब एक लेडीज गई यहाँ से तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इको ना कराएं, ये तो चेस्ट का कैंसर हो जाता है। गलत किस्म के बातें करते हैं जिससे लोग पजल हो जाते हैं या फिर इनका मकसद क्या है। तो मेरी हुकूमत सेहत से जो वजीर हैं जो भी है उनसे रिक्वेस्ट है कि इन पे चेक एंड बैलेंस रखें। एक जो बड़ा मसला हमारा यहाँ पे मॉडल कॉलोनी का है जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया, आईजी सिंध से मेरी रिक्वेस्ट है वजीर दाखिला से कि मॉडल कॉलोनी एक बहुत बड़ा इलाका है, 4-5-6 किलोमीटर का राउंड अबाउट आ जाता है और काफी बड़ी आबादी है, 2 यूसियां लगती हैं, लेकिन इसमें कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। हमारा पुलिस स्टेशन काला बोर्ड में शिफ्ट हो गया है और मोबाइलें और मोबाइलें इतनी खस्ता हाली हैं कि कभी कभी धक्का लगाना पड़ता है। आए दिन क्राइम होते हैं, इसको लिए जो है पुलिस की नफरी। ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं, जाहिर है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये मुश्तरका मसाइल हैं, मॉडल कॉलोनी में भी हैं और जगह भी हैं। बहरहाल तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आज़म जलाली साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला जो है बहुत खुशाइंद आया, बड़ा मतलब मुनासिब फैसला आया। 2 इदारों के दरमियान तनाव की कैफियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई जी। और ये चीज भी खत्म हो गई कि पार्लियामेंट के पासशुदा कानून को हर कानून को अदालत में ले जाएं और वहां जाके उसको कलअदम करवा दें। मतलब ये रवाज जो है ये अब खत्म हो गया। अदालत ने पार्लियामेंट के इस इख्तियार को तस्लीम कर लिया कि उनका इख्तियार है वो कानून पास करें। लेकिन कलअदम करार देने से पता है आपको याद होगा 2021 में सेकंड एम्प्लॉय रिव्यू एक्ट जो है उसको कलअदम करार दिया गया था। उसके नतीजे आपके सामने है कि 16,000 लोग बेरोजगार हो गए थे। इसी तरह पीटीसीएल एक्ट 1996 जो है वो पास हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन भी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी और वाज़ेह बता दिया कि 96 से पहले वाले मुलाजमीन ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्टेड हैं, गवर्नमेंट की तमाम बरात के हकदार हैं। फिर 2015 में एक फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक जो है वो पेंडिंग है। इस वक्त फौरी मसला क्या है सर आपका? सर मसला यही है कि पीटीसीएल एक्ट 1996 जो है उसके तहत टेलीफोन एंड टेलीग्राफ और पीटीसी के जिन मुलाजमीन को प्रोटेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई थी कि इनको तमाम बरात गवर्नमेंट वाली मिलेंगी, वो अभी तक नहीं मिली जी। ना पीटीसीएल दे रही है ना पीटीईटी दे रही है। हीले बहानों से उसमें जो है वो रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो मेरी बस्ता चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है जी, इसमें 40,000 के करीब पेंशनर हैं, जिसमें 8-9 हज़ार के करीब तो बेवाएं हैं जो धक्के खाती कर रही जी। हाँ तो ये ठीक, आपने मसला जो है आप जो है पहले कॉलर नहीं है, पिछले 5-6 साल से पीटीसीएल के कोई ना कोई इफेक्टिव्स जो हैं हमसे राब्ते में होते हैं और मसला ज़ाहिर है कि अफसोसनाक बात है कि जू का तू है और नए चीफ जस्टिस आए हैं। कोई अल्लाह का बंदा अगर ये सुन रहा हो, मुतल्लिका आदमी, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका आदमी, तो चीफ जस्टिस साहब तो मसरूफ़ होंगे, उन तक अगर ये बात पहुंचा दे, इसलिए कि 4 लोगों का मसला नहीं है, ये 40,000 का मसला है। तो थोड़ी सी अगर तवज्जो मिल जाए तो इनमें से आधे भी अगर अभी तक हयात हैं तो उनका भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अली रज़ा साहब हैं मुल्तान से। हेलो भाई साहब जी, मेरा तो कोई मसला नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने चैनल के जरिए जो फ़लस्तीन की जो माली इमदाद की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है, लोग फाइनेंशियली जो इमदाद है वो कर सकें, वो करनी चाहिए जी। बिल्कुल, उसके लिए है तो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन जो फाइनेंशियली है उसके लिए कोशिशें कर रही हैं। बहुत सारी सरकर्दा तंजीमें हैं, जैसे अल खिदमत है, ईदी फाउंडेशन है और सिलानी और भी हैं बहुत सारी,
लेकिन मसला यही है कि वहाँ रसाई का इशू है। जो 2-3 तंजीमें जिनसे मेरी बात हुई है वो कुछ टर्किश NGOs हैं जिनकी ज़्यादा बेहतर वहाँ नेटवर्किंग है, तो उनके ज़रिए इमदाद भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कॉलों का सिलसिला जारी रहेगा एक के बाद। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। आपकी हम फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं। गज़ा पे लोग बात कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब की आमद पे भी बात हो रही है। अगले कॉलर हमारे पास लाहौर से हैं ग़ुलाम रसूल साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। सर बात ये है कि मेरा नाम ग़ुलाम रसूल है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, शाहबाग लाहौर। थोड़ी सी अरदब साहब और शाहजेब साहब मादरत के साथ मुझे ये बताएं कि हम लोग फ़लस्तीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों की मदद तो कोई कर नहीं सकते हैं। ना ये हमारे हुक्मरान, कोई आदमी इनके हक की बात करने, जो भी करेगा वो समझने के क्या। एक आपको खबर मैं दे रहा हूँ, यकीन करे खुदा को हाज़िर नाज़िर होकर ये खबर आपको दे रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट बनेगी, मैं कह रहा हूँ कि ये जनरल साहब और ये निगरान हुकूमत ही रहे, ये मुल्क ठीक रहेगा। अगर कोई और हुकूमत आती है ना, इस मुल्क में वो सफारतखाना खुलेगा जिससे आप जंग कह रहे हैं ना, समझ लेके उनका सफारतखाना हमारे मुल्क में खुलेगा, और हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है ये। मोहम्मद जावेद साहब हैं एबटाबाद से। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ऑनर हैं, अपनी बात करें। जी जी। आपने क्या टीवी भी खोला हुआ है साथ में? नहीं सर। तो आप बात कीजिए, शुरू कर दें। सर हमने ये बात करने के जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हम सब खास तौर पे पाकिस्तान की उस तरह की आवाज़ नहीं उठाई जाती है जिस तरह उठानी चाहिए। वो मुसलमान है, हमारे भाई है। अच्छा, किस तरह उठानी चाहिए जावेद साहब, किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए? हुकूमती सतह पे तो कोई उस तरह की लाइन नहीं आई है, बस वैसे मोटी मोटी बातें करते हैं, कोई खास दिलचस्प बात तो नहीं है। जिस तरह ईरान ने धमकी दी है, जो जिस तरह तुर्की बातें कर रहा है, ये पाकिस्तान को करनी चाहिए। मुसलमान है, हमारे भाई है, कल ये बुरा वक्त अल्लाह न करे हम पे भी आ सकता है। इसको अगर रोका ना गया तो ये तो पूरे मुसलमानों के लिए खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई। वो जैसे हमारे अभी एक कॉलर ने कहा कि हमें भी मुस्लिम दुनिया को चाहिए कि अपने भी जंगी जहाज़ वगैरह भेजे, उसी तरह से जैसे अमेरिका और बरतानिया सपोर्ट कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये बेहतर रहेगा कि हमें बाकायदा जंग में जुट जाना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाए, उनकी फौज तैयार करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इतना अरसा हो गया है वो, लेकिन पहले अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? हम इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह। हमें बस जिस दिन इंशाल्लाह हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जो है फ़लस्तीन की तरफ हम संजीदगी से तवज्जो दे सकेंगे, जैसा कि आपकी ख्वाहिश है। तो अगर पहले हम सीधे खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर सबको सीधा किया जा सकता है। ये तो ठीक है ना बात? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे जज्बात तो होने चाहिए ना। बिल्कुल जज्बात होने चाहिए, और जज्बात का इजहार रियासती सतह पे भी हो रहा है और जो पार्टियां हैं वो भी कर रही हैं, और यही एक फ़न है जिसमें हमने महारत हासिल की है पिछले 75 साल में। ये सब तो हो ही रहा है। मोहम्मद जावेद साहब, बिल्कुल ये ऐसे ही है कि देखें आपके पड़ोस में कहीं पे आग लगी हुई है, लेकिन आपके अपने घर में भी आग लगी हुई है, तो फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? पहले अपने घर की आग को बुझाना है, फिर पड़ोसी की मदद भी करनी है ना। ठीक है जनाब। तो आपके जज्बात मैं समझ रहा हूँ, और यही जज्बात हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के हैं कि दिल खून के आंसू रोता है वहाँ पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लेकिन हमें अपने हक़ाइक़ भी देखने हैं। और इसका सबूत यह है कि पिछले हमारा जो कमिटमेंट है वो अपनी जगह है। पिछले जब से ये 7 अक्टूबर से ये सारी सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद से आज तक अगर आप हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देख रहे हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि 80% जो हमारा प्रोग्राम है पिछले 12 दिन से वो गज़ा और फ़लस्तीन के गिर्द ही घूमता है, ताकि कम से कम और कुछ नहीं हो सकता तो वो जो इशू है उसके बारे में
थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ जाए, आगाही बढ़ जाए हमारे जो प्यारे नाजरीन हैं उनकी। मजहर मल्ली साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब जी, वसतुल्लाह खान साहब और शाहजाद और शाहज़े भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। मसला ये कि आपने फैसलाबाद के हवाले से एक खबर शाया की थी कि एक जो पादरी है कि वो उसकी चर्च की दीवारों पे कुछ लिख दिया गया था, कोई फिरका वराना या कोई नारे वगैरह लिख दिए, जब उसको गोली भी मारी गई थी जी। आपने वो खबर तो ब्रेक की थी, वो सहाफियों ने आपको कुछ बताया भी होगा कि ये मामला बना है जड़ांवाला में, मगर उसके बाद आप लोगों ने उसको फॉलो किया कि उसका बाद में क्या बना, पुलिस की क्या रिपोर्ट्स आई और उस मामले का क्या बना? क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने अखबार में पढ़ा कि वो खुद साख्ता था, तो उसने खुद ही चर्च की दीवारों पे लिखवाया, खुद ही गोली मरवाई, खुद ही मार ली, जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। ठीक है, तो आपको भी चाहिए जो आप खबर ब्रेक करते हैं या जो देते हैं, जो उसका फॉलो अप भी किया करें ताकि अवाम तक उसकी तो सही आप कह रहे हैं FIR में यही लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं? नहीं, FIR में नहीं, जो बाद में पुलिस की रिपोर्ट आई ना, नहीं, पुलिस की रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंटेड होगी ना, लिखी हुई होगी, जबानी तो कोई बात, मैं जबानी नहीं, वो मैंने अखबार की खबर पढ़ी। हाँ, तो अखबार की खबर है ना, हमारे भी ज़ाहिर है वहाँ नेटवर्किंग है डॉन की, तो अगर ऐसी खबर होती वाकई ऑथेंटिक तो डेफिनेटली हम तक ज़रूर पहुँचती। बाकी ये कि 3000 हैं, अब किस अखबार में क्या खबर छप रही है नहीं, लेकिन एक मजहर साहब, एक कॉमन सेंस का सवाल भी है कि अगर कोई अखबार ये कह रहा है कि खुद ही लिखवाया, खुद ही गोली मरवा ली, खुद ही वॉल चॉकिंग भी कराया, खुद को मरवा भी दिया, ये बात आपके कॉमन सेंस में समझ में आती है जिसको ज़रूरत पड़े कि हम जाके फैक्ट चेक करें? इस मुल्क में जो वाक़यात रोज़ हो रहे हैं, जो हम रिपोर्ट करते आए हैं, उसके बाद अगर ऐसी कोई खबर आती है तो आपके ख्याल में हमें उसको दोबारा फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है, ज़रूरी है ये? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई के मतलब ये कि ये अखबार की रिपोर्ट है, इसका मतलब कि ये वो जिन सहाफियों ने या जिन न्यूज ने छापी वो गलत छापी। अब हमें तो ये भी नहीं पता ना कि किस अखबार की रिपोर्ट है ये। एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर है। आप ऐसा कीजिए कि हमें जो नंबर है, मैं इनसे कहता हूँ प्रोड्यूसर साहब से कि आप व्हाट्सएप कर दें तो हमारी भी थोड़ी सी तालीम हो जाएगी, फिर हम उसकी छानबीन करेंगे कि भाई ये तो बहुत आला ड्रामा है। तो ये नंबर जो है आपके पास, प्रोड्यूसर साहब के पास है, वो आपसे रब्ता करके आपसे व्हाट्सएप मंगवा लेते हैं, उसका तराशा चाहिए हमें। ठीक है, हमारा लोकल मसला है, वो लोकल मसला ये है। नहीं, आप बताएं, एक्सप्रेस अखबार का तराशा आपके पास मौजूद है जहां आपने ये खबर पढ़ी है? नहीं, मेरे पास अभी रिसेंटली तो मौजूद नहीं है, मगर मैंने खूब पढ़ा है ना, इसलिए बस सुने, बस सही है, इतना कर लें कि सुनी सुनाई पे ना चलें, ठीक है ना? हर तरह का आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह की खबरें आएंगी, थोड़ा सा अपने जहन से देख लें कि जी ये बात इस तरह हो सकती है या नहीं, ये दिमाग को लग सकती है या नहीं, वरना उस पर अपना टाइम ज़ाया ना करें। मैं तो खुश हो गया था कि आप तराशा मिलने वाला है, अब हम तहकीक करेंगे, लेकिन आपने तो के पास तो आपने भी कहीं पढ़ी दी है, आई डोंट नो। बहरहाल एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। मोहम्मद तारिक साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब। सर जी, फ़लस्तीन के बारे में बात हो रही है काफ़ी, जो हमास ने किया है जी, तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्लमंद दुश्मन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है बेवकूफ़ दोस्त से। अगर इन्होंने अपने तौर पे ये चीज़ की है तब भी गलत किया है, और मुस्लिम उम्मा के असर पे किया तब भी गलत किया है, क्योंकि मुसलमान ममालिक तो खैर वो सब एक टाउट की हैसियत रखते हैं, सब मोरे हैं दुनिया के जो बड़ी बड़ी स्टैब्लिशमेंट है उनके, तो उनका तो कोई है नहीं। और हमास ने अगर इस बलबूते पे कर लिया है कि जी हम कर लेंगे, और ये तो उनको ये देखना चाहिए था कि भाई अफगानिस्तान में कितने मुसलमान भाई मरे, और ये मुसलमान मुल्कों ने मिलकर मरवाए। आप इराक को देख लें, फिर आप लीबिया को देख लें, फिर आप यमन में देख लें, तो वहाँ पे कोई और नहीं है, यही है। तो मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जल्दी से जल्द जंग खत्म हो, जो बेगुनाह लोग हैं वो बेचारे जो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनसे कुछ खुलासी हो जाए। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो है बड़ा एक फजूल किस्म का अटैक था जो हमास ने किया। अब इस पर कोई तरीके कड़ी तनकीद करता तो वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ना चीज़ सही नहीं हुई है, और क्या आगे ना हो। और दूसरा मुबारकबाद देनी थी आप लोगों को कि हमारे अजीम लीडर जो हैं वो कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जी जी। और मुल्क जो है ना वो इंशाल्लाह दूध और शहद की नजर दोबारा बहनी शुरू हो जाएंगी। और वही जो ताकतवर हल्के पहले कहते थे कि ये कड़ी हुई गोली है, हमने इनकी इसलिए निकाला है,
और अब फिर वही वर्क में पेश करके कड़वी गोली हमें देने की कोशिश करेंगे कि भैया आप ये दोबारा खाएं क्योंकि अब ये मीठी हो गई है। तो क्या कह सकते हैं कि बस इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जैसे बाकी मुल्कों के अंदर तकलीफ और वो जो आवाम है वो बर्दाश्त कर रही है, पाकिस्तान में तो खैर कौम ही बुज़दिल है ना, ये कौम का तो इसका तो हाल ही बहुत बुज़दिल आना है। अगर ये थोड़ी सी ताकत रखती हो तो कुछ ना कुछ कर सकती है, ये दूसरों को बता सकती थी कि हम ताकतवर लोगों को कि नहीं हम भी कोई हैं, इंसान है। लेकिन जब आपको इंसान नहीं समझते और आप अपने आप को फिर समझना शुरू कर दें कि वाकई मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि बता रहे हैं ना 75 साल से हमें ये बताया गया कि आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, और हमने भी फिर रिज्यूम कर लिया है, फिर हजम कर लिया इस चीज को कि वाकई हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला फलस्तीन के ऊपर रहम करे, हमारी दुआ है, और इस कौम के ऊपर भी रहम करे कि अगर यही लोग हमारे पे मुसल्लत होने हैं तो मैं कहता हूँ कि इससे वो अंग्रेज अच्छे थे, कम अज कम उनको फिर भी कुछ इंसानियत थी। इनको तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, ना हमारे ताकतवर हल्कों को है और ना ही हमारे सियासतदानों को है। तो अल्लाह ताला करे कि बस हमारे लिए कोई अच्छा हो जाए, उम्मीद नजर नहीं आती है। चलें आपने अपने दिल की भड़ास निकाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर हैं रावलपिंडी से साकिब अली अब्बासी साहब। हेलो अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? साथ टीवी भी चल रहा है मुझे लग रहा है। नहीं टीवी नहीं चल रहा है, खैरियत से आप? जी शुक्रिया। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा फिलिस्तीन के बारे में। वसतुल्लाह खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम लोग कदमों पे खड़े नहीं हैं। तो मेरा तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो उम्मत मुस्लिमा है इसके बारे में ये कहूँगा कि तेरा दिल हरम गरूए अजम तेरा दीन खरीदा एक काफरी। बात ये है कि आज एक मुल्क है उसके साथ ये हो रहा है, और अगर हम लोग उसके साथ खड़े नहीं होते या उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है उम्मत मुस्लिमा के लिए। दूसरा, अपने मुल्क के बारे में ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और चेहरे सारे के सारे वही हैं, उनकी काबीना भी सारी वही होगी जो पहले कुछ अर्सा पहले 1 साल 1.5 साल हमारे पास यहाँ पे हुकूमत करके गए, और आपने देखा कि मुल्क का क्या अशर नशर हुआ। तमाम चीज़ें वही होंगी, एक आदमी के तब्दील होने से कुछ भी तब्दील नहीं होगा। तो मैं कौम को तो ये पैगाम दूंगा कि बराए मेहरबानी अपने आप को ऐसी नहज पे मत लेके जाएं कि कल हम जो आज अपने आप को यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे सेफ एंड साउंड नहीं है, और लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हमारे जितना भी क्या उसे कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी काम काज करने वाले लोग हैं, वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। सिर्फ उनको इस चीज़ का डर है कि शायद हमारे मुल्क में अब अपॉर्चुनिटी रह नहीं गई, और उसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क की इदारे और सियासतदान ये अगर सही चलें, ये सही काम करें तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत शुक्रिया। अब्दुल लतीफ़ साहब हैं कराची से। वाई साहब। सर मुझे थोड़ी बात करनी थी इस हवाले से कि 2018 में मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर 2018 में एक तजर्बा किया गया जिससे पुराना नया ठेकेदार था जिसने पुराने मिस्त्रियों को बुला करके और नया पाकिस्तान बनाना चाहा। आप बजाय इसके कि आप सिंबॉलिकली बातें करें, गोल गोल डायरेक्ट आए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरे कहने का मकसद ये कि वो तजर्बा तो नाकाम हो गया, वो क्योंकि जी वो तजर्बा नाकाम हो गया 2018 वाला। जी 2018 क्योंकि ठेकेदार जरूर नया था लेकिन मिस्त्री सारे पुराने थे। तो अब शाहजेब भाई मेरे पूछने का मकसद ये कि अब जो दोबारा वो नया तजर्बा जो हो रहा है, मकसद ये मिस्त्री भी पुराना है और ठेकेदार भी पुराना है, मिस्त्री भी सारे पुराने हैं, तो क्या ये नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे? आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? सर उम्मीद पे कहते हैं कि उम्मीद तो दुनिया कायम है। 2013 से 17 तक तो बेटर था, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, तो उम्मीद ही की जा सकती। मैं तो उम्मीद कर इनका भी नारा जो है वो नया पाकिस्तान का नहीं, कुछ उम्मीद से है, कुछ उम्मीद के नहीं उम्मीद इस तरह का उन्होंने कोई नारा दिया है। यही तो पूछ रहा मैं यही शाहजेब भाई मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये उम्मीद बदल आएगी या नहीं? इनका कोई नारा नया नारा लेके आए मियां साहब, क्या नारा है उनका? उम्मीद है पाकिस्तान, उम्मीद है पाकिस्तान, उम्मीद है पाकिस्तान, होप, मैसेज ऑफ होप है। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान उम्मीद से है। हाँ, पाकिस्तान उम्मीद से है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब ये है कि आप देखें जलसा कल कैसे होता है। फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो मुतालबा था वो हो गई है, हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर एक बड़े खिलाड़ी को इस दफ़ा भी आउट रखा जाएगा तो फिर उस इलेक्शन का, उसके नतीजे में आने वाली पार्लियामान का क्या हैसियत होगी, कौन उसको कबूल करेगा, क्या वो हमारे मुल्क के जो गंभीर मसाइल हैं उसको वो ढूंढ पाएंगे, वो काबिल कबूल होंगे, ये सारे सवालात हैं ना। अगर फ्री एंड फेयर पोल हो, ओपनली हो, फिर जिसको ज़्यादा लोग चाहते हैं वो आ जाएं तो उनकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी होती है, ज़्यादा उनके पास हैसियत होती है कि वो मुश्किल फ़ैसले कर सकें। लेकिन अगर फिक्स मैच होगा तो फिर हम नतीजा वो देख चुके हैं। अच्छा, अगला कॉलर कौन है? फरद गनी साहिबा हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस शुक्रिया फरद साहिबा, आप बताइए। जी सबसे पहले तो मेरे बेटे से बात कीजिएगा, फिर 3-4 सवाल मेरे होंगे। अरे वाह। आप प्लीज टाइम दीजिएगा, बात पूरी सुनिएगा। हाँ चले ठीक है, हमारे पास और भी कॉलर हैं लाइन पे, लेकिन चले जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जी जी हारिस, आप मैसेज तो जी अंकल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हारिस जी। जी अंकल, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैंने कहना था कि मैं ब्लाइंड हूँ, अगर मैं साइटेड होता तो फिर मैं फलस्तीन के जहाद के लिए जरूर जाता। जी जी अच्छा ठीक है जी सर। दूसरी चीज एक और पूछनी है कि ये जो फलस्तीन का मसला वगैरह हो रहा है तो उस पे अब ये पूछना है कि ये जैसे PMLN वगैरह जो ये गाने वगैरह बजा रहे हैं उसमें कि मियाँ आएगा ये होगा, तो पूछना ये है कि क्या किसी के हमसाए वगैरह की डेथ होती है तो क्या उस पर ये गाने वगैरह बजाए जा सकते हैं? क्योंकि ये जिस तरह कर रहे हैं, क्या किसी की डेथ हमसाए की डेथ पे किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह वहाँ पे लोग मर रहे हैं उनका ख्याल नहीं है इनको, और ये गाने बजाने इनको याद आ गए हैं, इस तरह की क्या सूरत हाल है? ठीक है ठीक है फरज साहब, हारिस की बात हमने सुन ली, आप जल्दी से बताएं 2-3 पॉइंट्स जो आपके हैं। मैंने ये कहना है कि अगर ये आए थे ना मियाँ साहब, चलो ठीक है, मैं अपनी पार्टी तो मैं खैर खान तो है ना, फिर मैं उनकी वकालत नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ये कहना था कि पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ, मियाँ साहब आए, इन्होंने जो बयानात दिए हैं फलस्तीन के बारे में, ये सिर्फ इन्होंने पंजाबी में या लाहौर में कहते गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना, इन्होंने सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है। वहां से जिसको मिल के आए हैं, जिससे मुलाकात और जो ये डन करके है वो सबको पता है। ऐसे मौके पे अगर ये इतना खर्चा रिसेप्शन पे करने की बजाय इसी से वो फलस्तीन को एड कर देते तो मेरा ख्याल है इनकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। अच्छा, ये बहुत ज्यादती हो रही है फलस्तीनियों के साथ कि एटॉमिक एनर्जी होने के बावजूद हम इस तरह बैठे हुए हैं कि जैसे हमारे हाथ किसी ने बैक पे बांधे हुए हैं कि हम खोल भी नहीं सकते। और हमारा जो निगरान वज़ीर आला है उसका काम दुनिया की सैर करने के लिए वो आए यहाँ पे, वो अपने पल्ले से जा रहे हैं, वो हमारी हड्डियों का कूदा छोड़ के जा रहे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई कि हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे लीडर्स ने उस तरह से फ़लस्तीन का जो दर्द है उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, ये अपने कामों में लगे हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल आ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात वसत साहब सही तो है, काफ़ी लोग ये महसूस कर रहे हैं। देखिए हमने भी जब से ये हम कवरेज कर रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की तवज्जो उधर लगी हुई है ना। हमारे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मसले ख़त्म हो गए हैं या हमारे जो सियासी माशी महंगाई जो भी मामलात हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बाकायदा लोगों की तवज्जो ज़्यादा उस तरफ हो गई है ना। और लीडर्स को भी चाहिए कि वो अपनी बातों से उसको रिफ्लेक्ट करें। और एक ऐसे वक्त पे इतना बड़ा शो लाहौर में होगा तो कुछ लोग ये क्रिटिसिज्म ज़रूर करेंगे। जी, तो ताहिर असलम साहब हाफिज़ाबाद से, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। सर गुजारिश ये है कि मेरी 55 साल उम्र है, आफताबाद का मैं रहती हूँ। तो हमारा जो महल्ला है ना गड़ी घोष, कभी उसका हाल देखे ना सर, यकीन से जानवर भी नहीं रह सकते, ना कोई मजदाद रसी होती है। वज़ीर आला पंजाब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी उनसे ये गुजारिश पहुँचा दे तो खुदा के लिए हमारे इलाके ना कोई सीवरेज है,
ना सफाई है, ना सड़क है, टूटी, पानी, गली मल्ले सब गंदगी। रिश्ते वाले भी रिश्तों के लिए भी नहीं आते, रिक्शे नहीं जाते कि इतना गंदा इलाका है हमारा। खुदा के लिए हमारा जो है ना, ये मेरी आपके मुकामी बलदियाती नुमाइंदे कौन है, उसके उनके साथ कुछ इन्वॉल्व है आप? नहीं कोई भी सर, हमारी कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं करता, ना कोई गली है, ना कोई सड़क है, ना कोई रास्ता है, ना कोई तो होगा ना, नून लीग वाले होंगे या पीटीआई वाले होंगे, कोई तो होगा ना। आप कभी इन्वॉल्व रहे या नहीं रहे? 55 साल उम्र होगी, ऐसे जानवरों की तरह रह रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, तो चलें ठीक है। अभी देखें, अगर इलेक्शन होने जा रहा है तो ज़रा अपने मसाइल जो है, अपने मोहल्ले के मसाइल जो हैं उनको उठाएं, हाँ, और जाएं ज़रा। अगर ये जल्द से जुलूस होते हैं उसमें जो इशू है वो उठाएं, भरपूर अंदाज से उठाएं, लोगों को मिलाएं, मोहल्ले वालों को मिलाएं। यही एक तरीका है अपनी आवाज़ उठाने का, मसले हल करने का। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी मज़ीद कॉल्स लेते हैं। आमिर सत्तार साहब हैं कराची से। जी आमिर भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर मेरा कहना ये था कि इस मुल्क के हालात आप देख रहे हैं किस चौराहे पे हैं। हर इस वक्त तकरीबन जो हालात चल रहे हैं कि हर आदमी जो इसी टेंशन में होती है कि वो पैसे लेके जब घर पे आता है अपने महीने की तनख्वाह, तो वो बिजली का बिल देखता है तो वो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, गैस का बिल देख के हार्ट अटैक हो जाता है। इतने सारे वो उसी बच्चों की फीसें भरने में उसके सारे पैसे निकल जाते हैं, उसके पास 1 रुपया नहीं बचता है। और इस गवर्नमेंट ने तो यह हालत कर दी है कि 5000 की नोट 1000 के बराबर हो गई है, 1000 की नोट 100 के बराबर हो गई है, 100 की नोट 10 रुपए के बराबर हो गई है। पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। आप निकले गली घर से बाहर निकल के सुबह 5000 लेके निकले तो आपके हाथ में 1 मुर्गी, 1 किलो आटा और इसके अलावा 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा, ये इसी में आपके 5000 रुपये निकल जाते हैं। 5000 के रुपए की वैल्यू नहीं गवर्नमेंट ने रखी। अल्लाह माफ करे, इतनी महंगाई हो गई है कि कोई फायदा नहीं है। और ये लोग इलेक्शन नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इतना जलसे पे करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इनको इतना एहसास नहीं है इस मुल्क में कि ये लोग अरबों रुपए लुटा रहे हैं। अपना ये पैसा अगर किसी गरीब की मदद कर दे, किसी का राशन पहुंचा दे तो इससे अच्छा नहीं होगा? या फलस्तीन के लिए कुछ मदद कर दे, इससे क्या जरूरत है कि ये इतना पैसा बर्बाद करें? और जलसों में और सब करेंगे, ये नहीं पीपल्स पार्टी सबके सब बड़े बड़े जलसे करेगी करोड़ों रुपए। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं, 30-40 साल हो गए मुझे भी, तकरीबन सब पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, अपना नकेश नवाज शरीफ भी कितनी दफा कर चुका है, और भी सारे सब अपना हमारे गवर्नमेंट सब आ चुका है, हर किसी को आजमाया जा चुका है। वो किसी ने मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं सोचा है। और ये भी देखिए, आपके सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि अभी शहबाज शरीफ गए थे और ये इसाक डार, ये IMF से जो करके आए हैं डील, ये हम आवाम का सौदा करके आए हैं, आवाम को रोड पे लटका दिया है इन्होंने। कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल का बढ़ना, हर 15 दिन बाद इलेक्ट्रिक का बढ़ना, इन्होंने आवाम के हाथ काट दिए। इन्होंने जो है बोला डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट पाकिस्तान हो जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट को तो गोली मारो, आपने आवाम को डिफॉल्ट कर दिया है। आवाम आपकी डिफॉल्ट हो गई, तो आवाम के पास खत्म हो गया, पैसा नहीं 1 रुपया भी। थैंक यू सो मच। एक चीज़ सिर्फ ये ज़हन नशीन कर लें कि जो हमारे इस वक्त माशी हालात हैं वो 1-2 लोगों के या एक गवर्नमेंट के नहीं हैं, वो हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला है। उससे पिछली गवर्नमेंट जो है उसने भी IMF से मुआहदा किया था, PTI वाली ने भी, और जो हम भुगत रहे हैं, जो आप भुगत रहे हैं, ये उसी का शाखसाना है। दूसरा मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा मुल्क अकेला नहीं है इस दुनिया में जिसके माशी हालात ख़राब हैं, बिल्कुल हमारे ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ना चलने दें, आप इलेक्शन ना होने दें, या आप किसी डिक्टेटर को बिठा देंगे जी 15-20 साल तुम हुकूमत चलाना। तो इलेक्शन तो होगा और होना भी चाहिए, और ज़ाहिर है कि इलेक्शन का ख़र्चा भी होता है, वो ये पार्टियाँ करेंगी। आपको हमें ज़रूर चुभेगा क्योंकि हमारे यहाँ दाल पानी नहीं है, हमारे यहाँ ख़र्चा पूरा नहीं है, हम फीसें नहीं दे पा रहे। लेकिन इलेक्शन होगा तो मुंतखब क़यादत आएगी तो आगे का कोई रास्ता बढ़ेगा। ये हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक ही चीज़, ये ऑप्शन इस वक्त मौजूद है। इसको अगर हम कट करेंगे तो उससे कोई और बेहतरी का रास्ता नहीं निकलेगा। सबा साकिब हैं पिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फरत साहब से के बारे में अभी एक बयान दिया था कि हम लोग तो खुद पाकिस्तान अभी अपने कदमों पे खुद स्टैंड नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मैं कहना चाह रही थी कि 50 साल, अगर हम 70 साल तक अभी अपने कदमों पे नहीं, अगर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से अगले 5-6-7 सालों में भी ये कुछ नहीं करेगा जी। तो इससे अच्छा जहाद कर लें। पाकिस्तान अगर अभी अपने कदमों पे नहीं खड़ा
तो ये रातों रात इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तो असम्बलियां इकट्ठी रात को कर लेते हैं, इकट्ठे तोड़ लेते हैं। तो ये जिहाद के लिए नहीं खड़े कर सकते कि एक टेबल पे ये ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करके आप यूनाइट करके एक टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि हम फलस्तीन के बारे में क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप कब पैदा हुई थी, लेकिन मुझे ये इतना मालूम है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 जहाद देख लिए हैं, और एक था अफ़गानिस्तान का जहाद, और 40 साल बाद भी उसकी निशानियां जो हैं हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, और एक था कश्मीर का जहाद जो हम 75 साल से करते आ रहे हैं, और यही कैरेक्टर्स थे, यही लोग थे, यही हम थे। और ये जो आप कह रही हैं कि कॉन्फ्रेंस कर लें, तो कॉन्फ्रेंसों के तो हम शेर हैं। अभी जद्दा में OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है, आप जैसे लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो खुशगुमान हैं, मैं तो नहीं हूँ, वो अगर चाहेंगे तो एक और कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लोकली भी हो जाती हैं, तरह तरह की कॉन्फ्रेंस हैं। तो मसला जो है इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और पेचीदा है, और मसले का जब तक हमारे समझ में ही नहीं आएगा या हमें अहाता ही नहीं होगा, तो ये हम अंधेरे में इसी तरह तीर चलाते रहेंगे। हाँ, जज्बात जो हैं वो एक्सप्रेस हम ज़ाहिर कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से। मुझे ख़ासी उम्मीद हो चली है कि जिस तरीक़े से मुझे अपना ज़माना याद आ गया कि हम लोग वियतनाम के बारे में जुलूस निकालते थे। इस मुल्क में जुलूस निकले वियतनाम के लिए, नक्रोमा के लिए जुलूस निकले हैं, जमाल नासिर के लिए जुलूस निकले हैं, वो है। तो अब यह है कि हालांकि ख़ुद हमारी कौम इस वक्त किस तरह पिसी हुई है, आप कॉलें से अंदाज़ा लगा लें, महंगाई का रोना है, सब है। उसके बावजूद भी अगर आज 50% कॉलें फ़लस्तीन के बारे में आ रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि खून इतना सफ़ेद हुआ नहीं है, गम-गुस्सा है। हाँ, बिल्कुल। है, लेकिन ये जो होना भी चाहिए। आपने जो बात की ना कि हमारे लोग जब ये फ़ौरन कहते हैं कि जी कि हमें जिहाद पे निकलना चाहिए, हाँ। वो आपने बिल्कुल सही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया कि जहाद तो लड़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, कश्मीर में और अफ़गानिस्तान में। क्या इस मुल्क ने या इस कौम ने ठेका ले रखा है कि हम सिर्फ़ अपने बच्चों को इधर ही झोंकते रहेंगे? तो सिफारती लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से, जो भी इमदादी लिहाज से जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हमें करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जहाद हमारे लिए कोई इस वक्त ऑप्शन है, उसकी हमने बहुत भारी कीमत हम पहले ही अदा कर चुके हैं। तो आपकी कॉल का वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे पास अगली कॉल है मोहम्मद शकील साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्रिया शुक्रिया, आप बताइए। जी माशाल्लाह, बड़ी प्यारा आपका प्रोग्राम चल रहा है। जैसे आपने बताया, आपने एक जवाब दिया एक साहिब को कि एक साहब को कि अगर घर में अपनी आग लगी हो तो बाहर भी आग लगी हो तो पहले आप अपने घर की आग को बुझाएंगे या दूसरी घर को, पहले तो ये फैसला कर लें। तो बात आपकी जो है ना थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे अपनी पूरी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान जहाँ भी देखें, मुसलमान अखलाकी तौर से और हमारे अपने पाकिस्तान में भी अखलाकी तौर से कहाँ पे खड़े हैं, और एक दूसरे को यानी मुसलमान नहीं समझते, एक फिरका दूसरे को मुसलमान नहीं समझता। सियासतदान का आप हाल देख लें कि वो दूसरी पार्टी के लोगों को मुसलमान नहीं समझता। यहाँ तक बात पहुँची है कि यानी मैं एक आम सा मुसलमान हूँ, गुनाहगार सा मुसलमान हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि एक मस्जिद में जाने वाला, मैं अगर कहता हूँ यार इस मस्जिद में चलें, कहते यार मैं इस मस्जिद में नहीं जाता। क्यों नहीं जाती जी? यार मैं इसके पीछे नहीं पढ़ता, ये दरूद नहीं पढ़ता। और मैंने कहा भाई जो दरूद पढ़ता है वो भी मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता वो भी मुसलमान है। यार ये आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात थी? उन्होंने तो ये नहीं बताया कि आप इस तरह किसी को मुसलमान को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करें, फौरन फतवा दें। ऐसा लोग आगे अब सियासत में देख लें कि नून लीग वाले PTI को मुसलमान नहीं समझते, मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI वालों को मुसलमान, एक दूसरे को कुफर के फतवे दे रहे हैं। जी वही आपकी बात दुरुस्त है, आवे का आवाही बिगड़ा हुआ है, और जब हमारा ही हमसे ही नहीं संभल रहा अपना माहौल, अपना समाज और अपना मुल्क, तो हम सिर्फ कुड़ ही सकते हैं दूसरों के दुखों पे, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी कि इस नोट पे जो है मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ, वैसे भी इसका टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह अब सूरत ज़िंदगी
मंडे को फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। खुदा हाफिज़।